हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव नज़दीक है। आपको जैसे पता ही होगा, हर चुनाव, हर असेंबली इलेक्शंस के बाद या लोकसभा इलेक्शंस के बाद कई सारे सवाल उठते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या इलेक्शन कमीशन ने सही तरीके से फॉलो किया है कि नहीं। लोकसभा चुनाव में भी कई सारे सवाल उठे थे वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 17C भी नहीं शेयर किया पब्लिक से, उस पर भी एक पिटिशन फाइल किया गया था कोर्ट में। चुनाव आयोग ने बार बार ये कहा कि फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट्स के साथ शेयर किया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसके थ्रू वो डेटा टैली कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे बार बार उठाए गए थे लोकसभा में। तो आज अब हम जब देख रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद ये सारे सवाल फिर से उठाए गए, तो मुझे कई सारे लोगों ने, मेरे फॉलोअर्स ने जो यूट्यूब और ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से क्यों नहीं फॉर्म 17C क्या है और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट और इसकी रेलेवेंस क्या है। इस पर मैं एक फ्रेश वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बताऊं जो इस पूरे इलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स जो रहेंगे, जो कार्यकर्ता काउंटिंग डे के दिन रहेंगे, उन सबको ये पता होना चाहिए कि आखिर फॉर्म 17C क्या है। फॉर्म 17C ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट को मिलता है और ये डॉक्यूमेंट वो पोलिंग बूथ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनसे वो डायरेक्टली मांग सकते हैं। और ये आप अपने स्क्रीन में अब देख सकते हैं, इस तरह से ये फॉर्म 17C दिखता है। ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में होता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये डॉक्यूमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि पोलिंग डे के दिन कितने वोटर टर्नआउट, यानी कितने लोग वोटिंग करने के लिए आए। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। यहाँ वोटिंग मशीन ईवीएम को कहा जा रहा है, ईवीएम और वीवीपैट को। इसको ये जो नंबर यहाँ पर लिखते हैं वो ईवीएम पे जो उन्हें पोलिंग डे के दिन जब वो पोलिंग ख़त्म होता है उस दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बटन दबा के वो देख सकते हैं कि हाँ 655 वोट्स पड़े हैं एक पर्टिकुलर ईवीएम में, और वो ईवीएम का नंबर भी लिखते हैं इसमें, वीवीपैट का सीरियल नंबर जो कि यूनिक होता है। ये दोनों नंबर्स इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा जाता है और उसके साथ ही उस पर्टिकुलर ईवीएम में कितने वोट गिरे वो लिखा जाता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। तो आप प्लीज़ याद रखें, आई रिक्वेस्ट ऑल पोलिंग एजेंट्स की पोलिंग डे के दिन, पोलिंग ख़त्म होने के बाद, वोट का पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, आप अंत में ये डॉक्यूमेंट हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मांगे ताकि आप ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन आप ये डॉक्यूमेंट के साथ जाएं और काउंटिंग वाले दिन इसका क्या रेलेवेंस है। काउंटिंग वाले दिन जब आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ईवीएम का सीरियल नंबर मिल रहा है कि नहीं, वीवीपैट का सीरियल नंबर मिल रहा है कि नहीं, और बैलेट यूनिट का भी जो सीरियल नंबर था वो मैच कर रहा है कि नहीं। एंड उसके बेसिस पे आप फिर वो चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ईवीएम मशीन में कितने वोट्स गिरे। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको दिखती है तो आप एज अ पोलिंग एजेंट, जो कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वहाँ पर आप इस पर आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। आप प्रिसाइडिंग या रिटर्निंग ऑफिसर को कह सकते हैं कि ये मशीन में इतने वोट्स आपने पोलिंग डे के दिन लिखा था, लेकिन आज काउंटिंग वाले दिन इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। और इसका जो फॉर्म 17C का पार्ट 2 जो होता है उसमें आपको ये ऑप्शंस होते हैं कि वहाँ पर आप बाकायदा कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि यहाँ पर ये डिस्क्रिपेंसी है और आप इस फॉर्म 17C के पार्ट 2 में लिखिए कि यहाँ पर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आई है और क्यों आई है, उस पर इंक्वायरी होगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये पूरे प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट और पोलिंग एजेंट्स खास तौर पे अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो बाद में जिस तरह के मुद्दे उठते हैं कि काउंटिंग सही नहीं हुई, सडनली काउंटिंग में जो परसेंटेज, वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया, कितना स्पाइक हो गया, इस तरह के इश्यूज़ हमने देखे, बार बार उठाए गए हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी उठे, जिसका कोई जवाब हमें नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ
से। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर आती है कि वो अपना जो काम है, यानी कि प्रोसेस जो पोलिंग एजेंट का काम है, वो बाकायदा उसे फॉलो करें। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो एज एन एविडेंस आप इसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं कि ईवीएम मशीन पे तो इतने वोट गिरे गए थे, ईवीएम मशीन ने इतने वोट्स रिकॉर्ड किए थे पोलिंग डे के दिन, लेकिन काउंटिंग वाले दिन ये मैच नहीं कर रहा है। और आपको जैसे पता ही है कि पास्ट में हुआ है ये कि जितने वोट्स गिरे उतने काउंट नहीं किए गए, या तो कम हुए या ज़्यादा काउंट किए गए। लोकसभा इलेक्शंस 2024 में भी वो प्रॉब्लम्स हमें दिखी कि वोट्स में मिसमैच था काउंटिंग एंड वोट्स पोल्ड में। तो अब ये रीज़न क्या है, उसका कोई जवाब हमें आज तक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, जिसका जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही हमें दे सकता है कि आखिर ये मिसमैच क्यों हो रहा है, बार बार पाया जा रहा है। तो अब ये मुद्दा आ रहा है कि आप किस तरह से इस चीज़ को अपने हाथ में ले सकते हैं। आप सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते एज अ पोलिंग एजेंट, लेकिन जिस पोलिंग बूथ में आपकी ड्यूटी लगी है एटलीस्ट वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा दिन, यानी कि पोलिंग ख़त्म होने तक का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आप इसकी मांग कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही रेलेवेंट है और ये एज एन एविडेंस आपके पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को भी सपोर्ट करेगा इन केस उनको मिसमैच वो पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बिना इसके आप कहीं भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, मैं यही कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से जो हमने देखा है पास्ट में भी, उन्होंने पहले तो वोटर टर्नआउट फिगर्स वो रिलीज़ करते हैं, स्पाइक क्यों होता है सडनली, उसका भी अगर वो क्लैरिटी देते रहे तो दिल्ली इलेक्शन में एटलीस्ट कोई कन्फ्यूजन उसके बाद नहीं है। रिजल्ट्स आने के बाद हमने देखा है जो पार्टी हारती है वो इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर वो पहले से ही सारा डेटा, यानी कि वोट्स पोल्ड, वो कितने गिरे पोलिंग वाले दिन, उसका डेटा इन फिगर्स नॉट इन परसेंटेज, यानी कि फिगर्स में एब्सोल्यूट नंबर में अगर वो उसे जारी कर देते हैं और पोलिंग दिन के में भी एक दिन बाद, लेकिन काउंटिंग से पहले, तो कई सारे सवाल उठने फिर बंद भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपना काम भी और पूरे अलर्टनेस के साथ साथ ही टाइमली करे, तो मे बी इतने सारे सवाल बार बार उठेंगे नहीं। और जहाँ तक फॉर्म 17C का सवाल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जा चुका है, लेकिन उस पर कुछ खास नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C भी अपलोड करना शुरू कर दे इलेक्शंस के बाद, तो बहुत सारे सवाल पर अपने आप जवाब मिलने लगेगा और वोटर्स का कॉन्फिडेंस भी इलेक्शन कमीशन पे बढ़ जाएगा, जो कि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि पास्ट में कि वोटर्स का कॉन्फिडेंस खास तौर पे हरियाणा असेंबली इलेक्शंस और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के बाद कम होता जा रहा है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आपको किस तरह के वीडियोस, इस तरह के वीडियोस या इलेक्शन से जुड़े या किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video. Kindly subscribe to ExplainX and please share this video with others. Thank you so much.